मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनपी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। देश में करीब पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमण की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं और रोजाना 500 से 1,000 संक्रमितों की मौत हो रही है। शुक्रवार सुबह को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 38,949 नए कोरोना के केस आए हैं और 542 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले गुरुवार को 41,806 नए केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 40,026 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने भारत दुनिया भर को देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआती स्टेज आ चुकी है। उन्होंने दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए ये बात कही। साथ ही आपको बता दें कि टेड्रोस ने कहा कि वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, जिससे चलते और ज्यादा संक्रमण होता जा रहा है। इसके साथ ही WHO प्रमुख ने कहा कि दुखद है भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के खत्म होते ही तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के डिवीजन ऑफिसर डॉक्टर समीरन पांडा ने आशंका जाहिर की है कि अगस्त के अंत तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आएगी। डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर कोविड की दूसरी लहर जितनी भयावह नहीं होगी और साथ में हालांकि एक बार फिर से पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर में जद में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। सभी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर तीसरी लहर की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है। कुछ राज्यों में मामलों की बढ़ती हुई संख्या में अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले हफ्ते करीब 80% नए कोरोना के मामले आपके राज्यों में आए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी सरकार के 3T मॉडल का जिक्र किया। इस चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति पर काम किया है। प्रदेश ने 5 करोड़ 7 लाख टेस्ट किए, जहां तक प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता 1.5 लाख है। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की तारीफ की तो विपक्ष ने हमला करना तेज कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी जी के सर्टिफिकेट से उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती। लोगों ने अपार पीड़ा, बेबसी का सामना अकेले किया है। इस सच्चाई को मोदी जी को, योगी जी को भूल सकते हैं, लेकिन कोरोना का दर्द सहने वाले लोग नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के संगठन में जान फूंकने के लिए महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी यहां 3 दिनों तक रहेंगी और चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके वहां पर गांधी प्रतिमा के पास उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और प्रदेश में जंगल राज और भय के माहौल के खिलाफ वो कुछ देर तक मौन बैठी रही। उन्होंने यूपी पुलिस को लिखकर जवाब भी दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डरने वाले बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। जो निडर लोग हैं वो हमारे साथ हैं। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि डरने वाले लोग बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। राहुल ने एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी डर गए तो वो RSS के हो गए। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। प्रधानमंत्री के वाराणसी के दौरे के बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए जुट जाने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कुछ साल पहले भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर बीते 4 सालों की बात की जाए तो प्रदेश अब इस महामारी से बाहर निकलकर प्रदेश की लीड करने वाला प्रदेश बन चुका है।
उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य की समिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना कालखंड में जो अभूतपूर्व कार्य हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में किया है, उनकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। यही कारण था कि बीजेपी आम जनमानस की सेवा कर सकी है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सका। सदी रणनीति के चलते दूसरी लहर पर नियंत्रण लगाने वाली सरकार के योगी के यूपी मॉडल की चर्चा अब देश संग विदेशों में हो रही है। एक दिन पहले बनारस में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी। संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में शामिल कुछ मंत्रियों ने शरद पवार से मिलने का समय मांगा था। इसके मद्देनजर उनकी और पीयूष गोयल की मुलाकात हुई है। बता दें कि शरद पवार आज ही दिल्ली आए हैं और उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। जमानत का आदेश जारी होने के बावजूद कैदियों को रिहा करने में होने वाली देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि तकनीकी के दौर में आदेश की लिखित प्रमाणित कॉपी के इंतजार में किसी कैदी को रिहा न होना यह सही नहीं है। इसलिए बहुत जल्द एक ऐसी सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ रिहाई के आदेश तुरंत कोर्ट, जिला कोर्ट और जेल प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को आगरा जेल में बंद 13 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को कई परियोजनाओं की सौगात दी है। गांधीनगर में रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने गांधीनगर वाराणसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रोबोटिक नेचर और एक्वाटिक पार्क का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने नए रूप में वडनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जहां वो बचपन में चाय बेचते थे। गुजरात के मेहसाणा जिले का वडनगर भी प्रधानमंत्री का गृह नगर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज वडनगर भी विस्तार का हिस्सा बन चुका है। सरकार ने फेस मास्क के कम इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की है। मंत्रालय ने कहा कि फेस मास्क को अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि जैसे ही हमने गतिविधियों को फिर से शुरू किया है, एक विश्लेषण फेस मास्क के उपयोगों में अनुमानित गिरावट को दर्शाता है। हमें अपने दिनचर्या में फेस मास्क के इस्तेमाल को न्यू नॉर्मल के रूप में शामिल करना चाहिए। लव अग्रवाल ने कहा कि देश में नए केस घट रहे हैं, लेकिन चिंता अभी भी जाहिर है। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना नोट सौंप दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सोनिया गांधी जल्द ही इसको लेकर कोई फैसला लेंगी। सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद हरीश रावत ने ये बात कही। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि सुरक्षा का जो भाव पंजाब के लोग मांगते हैं, वो कांग्रेस द्वारा ही दिया जा सकता है। लोग राज्य में शांति के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ करते हैं, लोग प्रयोग नहीं करना चाहते। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह के बीच विधायक नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के अंतरिम प्रधान सोनिया गांधी की बैठक हुई। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी इस बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले गुरुवार शाम को सिद्धू को पार्टी का प्रदेश प्रधान बनाए जाने की खबरों से नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को फोन कर कहा कि पंजाब में 2022 का विधानसभा चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। कैप्टन ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब कांग्रेस का प्रधान भी उनकी मर्जी से ही बनेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में परिवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4.20 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्की है। अधिकारियों ने कहा कि पीएमएलए के तहत कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए भेजे गए कम से कम 3 समन के बावजूद देशमुख जांच की एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी समन किया था, लेकिन उन्होंने भी बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। बीते रोज समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लगे कथित तौर पर पाकिस्तान के नारे पर अब राजनीति तेज हो चुकी है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास कैसा ब्लूप्रिंट है। ये लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से परहेज नहीं करते। उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंचते ही प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि यह कैसा विकास है कि जब कोरोना की दूसरी लहर थी तब आपने पंचायत चुनाव कराए, उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए। पंचायत चुनाव का परिणाम उस तरीके से आपके पक्ष में नहीं आया, तो अब आप जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में आपने हिंसा करवा दी।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में एक परियोजना स्थल का दौरा किया, जहां अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्मारक बनाया जा रहा है। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि वैसे तो इतिहास में यही अंकित है कि आजादी की लड़ाई मेरठ में शुरू हुई थी, लेकिन हरियाणा के कुछ इतिहासकारों ने इसकी खोज की है। उनके दस्तावेज भी उपलब्ध हैं कि मेरठ से 10 घंटे पहले हरियाणा में इसकी शुरुआत हो गई थी। देश में कोरोना पर मौजूदा हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 4 मई से हफ्ते में ऐसे 531 जिले थे जहां पर रोज 100 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। अब ऐसे सिर्फ 73 जिले रह गए हैं। 10 मई के समय में देश में 37 लाख के करीब सक्रिय मामले थे। अब सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 4,30,000 है। रिकवरी रेट 12 मई को 83% था, जो अब 97.3% हो चुका है। हम रोजाना लगभग 18 लाख टेस्ट कर रहे हैं। जल संकट को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार में छिड़ी जंग के बीच यमुना अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट आई है। यमुना नदी में एक बार फिर से पानी भर गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा छोड़ा गया पानी दिल्ली आ चुका है। अब दिल्ली में पानी की किल्लत दूर होगी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि आखिरकार दिल्ली वासियों का संघर्ष रंग लाया। दिल्ली सरकार के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद हरियाणा सरकार ने यमुना में 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आड़े हाथों लिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इमरान के बयान से यह साफ है कि पाकिस्तान तालिबानी मानसिकता वाला देश था और बना रहेगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इमरान खान का बयान इस बात का प्रतीक है कि पाकिस्तान अपने जन्म से ही जहर से भरे हुए हुक्मरानों का देश है। पाकिस्तान की जनता शांति से रहना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान तो अपने ही मुल्क के दुश्मन हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट देहरादून पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके माध्यम से केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। बोला कि पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। पायलट ने कहा कि केंद्र की सरकार भाषण देने में माहिर है, लेकिन महंगाई के नाम पर जनता को बिल्कुल भी राहत नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर विमान बनर्जी के समक्ष मुकुल रॉय को बीजेपी विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के मामले में पहली सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होनी है। इस मामले को लेकर बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट जाएगी। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधायक मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके शिकायत की थी। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई राज्यों ने अपने राज्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति बहाल कर दी है। मणिपुर सरकार ने कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में 18 जुलाई से 10 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में मणिपुर में 1039, अरुणाचल प्रदेश में 465 और मिजोरम में 581 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में बदलाव की आहट शुरू हो चुकी है। येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को कहा था कि उनके मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में कोई भी फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ दिल्ली में उनकी मुलाकात के बाद लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी नहीं है। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार को खुद ही इस पर कोई विचार करना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई सोमवार 19 जुलाई के लिए टालते हुए यह भी कहा कि अगर राज्य सही निर्णय नहीं ले पाता है तो वो खुद आदेश जारी करेगा। बुधवार 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन और BR गवई की बेंच ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। देश में वैक्सीनेशन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 6 महीनों में कुल 39,53,43,767 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,95,20,085 लोगों का टीकाकरण किया गया, जबकि दूसरे नंबर पर 3,82,68,323 टीके लगाकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर कायम है। बता दें कि भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को की गई थी।
केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। सरकार 14,505 करोड़ रुपए की 66 करोड़ वैक्सीन की डोज खरीदेगी। इसके तहत कोविशील्ड और कोवैक्सीन खरीदी जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि सभी के लिए अब पर्याप्त वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने अदालत को दिए हलफनामे में अगस्त दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज उपलब्ध होने की बात कही थी। असम सरकार 12,000 किलोग्राम अफीम सिर्फ 2 दिनों में जलाई जाएगी। जब्त नशीले पदार्थों को पुलिस 17 जुलाई को दीफू और गोलाघाट और 18 जुलाई को नगांव और होजई में जलाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने ड्रग्स के खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में एकजुट होकर इस समस्या से लड़ने की प्रयास किया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि डब्ल्यूएचओ ने तीसरी लहर का जिक्र करते हुए दरअसल दुनिया भर में मौजूद हकीकत पर जोर दिया है। दुनिया भर के कई हिस्सों में हालात अच्छे हैं, बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमें ये कह रखा है कि हमारे लिए चेतावनी है, सजगता सतर्कता जरूरी है। स्पेन में हर हफ्ते सामने आने वाले मामलों में 64% की बढ़ोतरी हुई है। यूरोप में नीदरलैंड में एक हफ्ते में कोरोना के मामले 300% तक बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मंत्री अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने अपनी बात कही। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 6,76,473 कोविड डोज लगाई गई हैं। अब तक 3,32,12,075 लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं और 63,08,010 लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा चुके हैं। बच्चों में टीकाकरण पर विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कही गई है। पूरे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आज 56% महिलाएं चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। चाहे वार्ड हो, पंचायत हो, प्रखंड हो, मेयर हो या जिला परिषद अध्यक्ष हो, मुझे अनुमान है कि इस बार हमारी 62-65% महिलाएं जीत कर आएंगी। आगरा में कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में पाकिस्तान के लिए नारेबाजी होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कल्चर यही है, वो कभी भारत माता की जय नहीं कहना चाहते। उनके कार्यकर्ता या मुखिया उन्हें दुश्मन मुल्क के नारे लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे लोगों से ही देश और प्रदेश को बचाना है। तो वहीं लगातार बीजेपी नेता सपा पर ऐसे ही मामले पर हमला कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीमा पार से बढ़ते आतंकी खतरे के बीच प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व करने का भी प्रस्ताव रखा। बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने के अंत से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। वे दिल्ली की 3 सीमाओं पर सिंघू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हैं। आंदोलनरत किसानों से संबंधित मामलों की सुनवाई में वकीलों के पैनल की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में टकराव की स्थिति है। केजरीवाल कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज कर दिया। शुक्रवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि दिल्ली सरकार ने वकील ही किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका अदा करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर जोरदार हमला किया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गुरुवार शाम को कुएं में गिरे एक बच्चे को बचाने के प्रयास में 25 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे। हादसे के बाद 19 लोगों को कुएं से निकाल लिया गया है, जबकि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 से 10 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। बड़े स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार इस पूरे मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। शिवराज सरकार ने विदिशा हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। घटना के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। घटना में अब तक 7 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि 19 लोगों को हमने सुरक्षित बचा लिया है। हमें अभी भी शव मिलने की आशंका है। घटना को 24 घंटे हो चुके हैं। बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि एक बच्चे को बचाने के चक्कर में कई लोग कुएं में जा गिरे, जिसमें 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में दिशाहीनता रही। कारोबार बंद होते समय एनएसई, निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी 0.01% जबकि सेंसेक्स 0.04% की मामूली गिरावट रही। फार्मा, मेटल और रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखी गई है। कारोबार के शुरुआती घंटों में सेंसेक्स और निफ्टी ने अपना नया शिखर बनाया था। हालांकि उसके बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। विदेशी मार्केट से आए मिले जुले रुझान से निफ्टी सेंसेक्स दिशाहीनता में रही। भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप में से एक पेटीएम ने $2.2 अरब आईपीओ में जुटाने के लिए नियामक संस्था में आवेदन किया है। यदि नियामक संस्था से इसे मंजूर कर लेती है तो पेटीएम स्टार्टअप के क्षेत्र में पैसा जुटाने वाली संभवतः सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी हो जाएगी। पेटीएम ने कहा कि इस आईपीओ की राशि में कंपनी के नए शेयर, जिसकी कीमत 8 यूपीईजी 300 करोड़ रुपए है, भी शामिल है। आपको यह भी बताते चले कि पेटीएम के निवेशकों को डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ पहुंच चुके हैं। डोमिनिका हाई कोर्ट ने सोमवार को मेहुल चौकसी की अपील को स्वीकार कर लिया है और उसे एंटीगुआ जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने इसकी सेहत का ध्यान में रखते हुए उन्हें एंटीगुआ जाने की इजाजत दी है। डोमिनिका में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश के आरोप में बीते वो 51 दिन से वहां पर हिरासत में था। कोर्ट के आदेश के बाद मेहुल चौकसी को डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। कनाडा सरकार ने यात्रा को लेकर अपनी नए वैश्विक एडवाइजरी में 21 जुलाई तक भारत कनाडा की सीधी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। कनाडा सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के भयानक स्वरूप को मद्देनजर लिया है। इसलिए जिन भारतीय यात्रियों को वर्तमान में कनाडा के लिए उड़ान भरनी है, उन्हें तीसरे देश होकर कनाडा जाने की इजाजत है। वहीं यात्रा सलाहकार के मुताबिक कनाडा सरकार की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने माना है कि कोविड-19 महामारी और एक प्रयोगशाला लीक के बीच तार जुड़े होने की संभावना को खारिज करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि वैज्ञानिकों की कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के बीच वो चीन से और अधिक पारदर्शिता बरतने को कह रहे हैं। इस मामले में शक्तिशाली सदस्य देशों में समन्वय अलग राय रखने वाले डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने अब रुख में बदलाव करते हुए कहा कि कोविड-19 के स्रोत का पता लगाने के लिए इस साल की शुरुआत में चीन गए अंतर्राष्ट्रीय दल के लिए आंकड़े हासिल करना चुनौतीपूर्ण रहा। कोरोना को लेकर दुनिया भर में फिर से डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह कोरोना संक्रमण की दर 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो तीसरी लहर की आहट है। पिछले 9 सप्ताह में विश्व में लगातार कोरोना के मामले कम होते दिख रहे थे। नए मामले में भारत, इंडोनेशिया और ब्रिटेन सबसे ज्यादा प्रभावित है। तीसरी लहर की संभावित खतरे के मद्देनजर कई देशों और पाबंदियों का एक और दौर शुरू हो गया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कई देश सख्ती हटाने के दबाव का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने पहली बार खुलकर आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सैन्य तौर पर तालिबान की मदद कर रही है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी वायुसेना स्पिन बोल्डक इलाके में अफगान सेना के खिलाफ तालिबान की मदद कर रही है। कंधार का ये वही स्पिन बोल्डक इलाका है जहां पर गुरुवार की रात भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की तालिबान ने घात लगाकर हत्या कर दी थी। अफगानिस्तान ने उपराष्ट्रपति ने ये गंभीर आरोप पाकिस्तान पर लगाए हैं। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहां भारतीय से आई कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई स्थिति पैदा हो चुकी है। बुधवार को इंडोनेशिया में 54,517 नए कोविड-19 के केस मिले हैं। ये इंडोनेशिया में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज का रिकॉर्ड है। मामलों की तेजी से बढ़ने की वजह से इंडोनेशिया का नया कोरोना एशिया का हब बन चुका है। इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। देश की कुल आबादी 27 करोड़ से ज्यादा है। कोरोना की वजह से अगर टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी का फाइनल मुकाबला रद्द हुआ तो दोनों टीमों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इस बात की जानकारी दी है। एफआईएच के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थियरे विल ने कहा कि कोरोना के कारण टीमों के पास इस प्रतियोगिता से नाम वापस लेने का भी अधिकार होगा। एफआईएच ने जो विशेष खेल नियम बनाए हैं उसके मुताबिक अगर कोई टीम पुल मैच नहीं खेल पाती है तो दूसरी टीम को 5-0 से विजयी माना जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में क्षेत्रीय संपर्क पर 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अन्य कई मध्य और दक्षिण एशियाई देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच जब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान जब यहां पहुंचे तो उनसे भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई ने तालिबानियों को लेकर सवाल किया तो वो भागते नजर आए। हालांकि इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर एक तंज जरूर रखा।
जापानी मीडिया के मुताबिक अब ये तय है कि बहुत से एथलीट बिना टीका लगवाए टोक्यो पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रवक्ता ने कहा कि ओलंपिक खेलों के सिलसिले में लगभग 85% ऐसे व्यक्ति टोक्यो आएंगे जिन्हें टीका लग चुका होगा। ये आशंका गहराती नजर आ रही है। यहां ओलंपिक खेलों के लिए आ रहे कई विदेशी एथलीट बिना वैक्सीन लिए अपने स्पर्धा में उतरेंगे। इससे इस आयोजन में कोरोना वायरस महामारी का सुपर स्प्रेडर साबित होने का अंदेशा बढ़ता नजर आ रहा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।